हेलो प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। कार्य ऊर्जा और शक्ति का अध्याय हमारा चल रहा है हिंदी मीडियम। ओके। और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और ये है संघट यानी टक्करें। ठीक, तो हम शुरू करते हैं टक्करों के बारे में जानकारी। कुछ उदाहरण, आंकिक उदाहरण रखेंगे और समझेंगे टक्करों को। एक दिशा में टक्कर, एक विमीय संघट, द्विविमीय संघट, है ना, दो दिशाओं में टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, ये सारी बातें हैं। और फिर कुछ उदाहरण हैं, कुछ एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के कुछ सवाल हैं, उनके आंसर उनको हल करेंगे। ठीक है, बात करेंगे टक्करों के बारे में, संघट। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात कि भाई टक्कर जो है या संघट जिसे कहते हैं, संघट और टक्कर में फ़र्क है। वैसे टक्कर कोई भौतिक विज्ञान के अनुसार या विज्ञान के अनुसार कोई शब्द नहीं है, शब्द है संघट। ठीक, तो बात करेंगे संघट के बारे में। अब ये जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ शब्द है संघट। ठीक, अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको कॉलिजन्स, यानी टक्करें। अगर हम सामान्य बात करें, संघट क्या है, टक्कर क्या है, अप्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ, संघट, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारे पास कि दो वस्तुओं में, दो कणों में अगर कोई टक्कर होती है, कोई संघट होता है, कोई कॉलिजन होता है, तो बाहर से लगाया गया जो बल है, यानी जो कणों पर, कणों के निकाय पर बाहर से लगाया गया जो बल है, वो होता है शून्य, उसको नहीं मानते हम। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी वो नहीं बदलता। यानी टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग समान रहता है। अब ये चाहे किसी भी प्रकार की टक्कर हो, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ टक्कर हो। प्रत्यास्थ टक्कर क्या है? प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब है कि ऊर्जाओं का नुकसान नहीं होता, होता है तो कम होता है। अगर ऊर्जाओं का नुकसान बिल्कुल नहीं होता तो उसे कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। अगर कुछ ऊर्जा का नुकसान होता भी है तो उसे कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। और अगर ऊर्जाओं का नुकसान अधिकतम होता है तो उसे कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक, तो यहाँ पर एक परिभाषा आ जाती है कि भाई कौन सी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, कौन सी प्रत्यास्थ टक्कर है और कौन सी अप्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दो कणों को परिभाषित करते हैं, उनके द्रव्यमान
और उनके वेग परिभाषित करते हैं। अगर एक रेखा में, एक विमा में करते हैं, एक विमीय संघट की बात करते हैं, तो एक ही दिशा में हम मानेंगे कि टक्कर जो है, एक विमा का मतलब एक दिशा में आना या उसको उल्टी दिशा में आना। एक दिशा का मतलब ये है, एक विमा हो जाती है। ये विमा का मतलब एक दिशा में आना जाना हो सकता है, गति विपरीत दिशा में हो सकती है। तो इस प्रकार की जो टक्कर है वो है एक विमीय टक्कर। और अगर टक्कर दो विमाओं में हो जाती है तो दो दिशाओं में आना जाना हो जाता है, दो विमीय हो जाती है। द्विविमीय टक्कर हो जाती है, द्विविमीय संघट हो जाता है। और अगर तीन दिशाओं में है तो तीनों में हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। सामान्यतया हम जो सूत्र बनाते हैं उसमें जो हम गलती करते हैं, हम ये जो संवेग का सदिश निरूपण है, यानी सदिश राशि के रूप में उसको लिखना है, वेक्टर की फॉर्म में उसको लिखना है, वो हम छोड़ देते हैं। और हम एक सूत्र, एक समीकरण याद कर लेते हैं कि यही है समीकरण और यही जो है काम करती रहती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो आंकिक सवाल हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, दो वस्तुओं के बीच में टक्कर और एक दिशा में हो, दो दिशा में हो, तीन दिशा में हो, तो हमें सबसे पहले एक सामान्य ऐसा रेखीय संवेग का समीकरण लिखना पड़ेगा जो सभी पर लागू हो। फिर हम उसके बाद उसे एक दिशा में, दो दिशा में, तीन दिशा में, एक विमीय, द्विविमीय, तीन विमीय में बना सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तुएं हैं हमारे पास। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए ये कोई कण है या कोई वस्तु है, कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1 और ये आगे की तरफ चल रहा है u1 से। तो देखिए ये जो u1 है ये वेग है, चाल नहीं है, और ये किसी भी दिशा में इसके घटक हो सकते हैं। और दूसरी कोई वस्तु है मान लीजिए इस प्रकार, और ये चल रही है मान लीजिए u2 से, और इसका द्रव्यमान है m2। ठीक, अब इनमें टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के लिए क्या है कि u1 का जो परिमाण है, अगर एक ही दिशा में देखें तो वो ज़्यादा होना चाहिए u2 से, यानी u1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए u2 से, तो पीछे से ये टकरा जाएगा। ये भी कंडीशन है, क्योंकि मान लीजिए ये कम रह गया, ये ज़्यादा हो गया तो पकड़ ही नहीं पाएगा इसको। कुल मिलाकर ये टक्कर होगी। और टक्करों में क्या होगा कि जो कणों के आकार हैं वो बहुत कम माने जाएंगे, नगण्य माने जाएंगे। तभी हम एक दिशा में टक्कर, दो दिशा में टक्कर या तीन दिशा में टक्कर, जो घटक हैं, वेग के जो घटक हैं, हम उनको लगा पाएंगे। अब कण यानी न्यूटन के नियम के अनुसार कण होना चाहिए। आकार या इसका द्रव्यमान, इसके केंद्र पर इसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए, इस तरीके से। दूसरी शर्त ये होती है कि जो कण कण से टकराए तो कण कण के ऊपर आकर रगड़ न मारे, घर्षण न करे, ये भी मान लिया जाता है। तो इसके कारण बस ऐसा एक ही होता है कि कण को बहुत छोटा मान लें, एक बिंदु पर मान लें, है ना। अब मान लीजिए हम लिखते हैं कि टक्कर से पहले की स्थिति है ये स्थिति जो दिखाई गई है, ये मान लेते हैं कि ये टक्कर से पहले की स्थिति है ना। ये स्थिति है संघट से पहले। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी स्थिति बनाते हैं संघट के बाद, है ना। तो संघट के बाद की स्थिति कैसी बना देते हैं, संघट के बाद जो वस्तु है, पहले वाली जो वस्तु है या पहला कण है, ये है द्रव्यमान m1 का कण, इसको चला देते हैं v1 से, वेग हो गया v1। और जो दूसरी वस्तु है या दूसरा कण है उसको चला देते हैं v2 से, इस प्रकार इसका द्रव्यमान m2। तो संवेग संरक्षण के अनुसार क्या है, संघट से पहले का और संघट के बाद का संवेग जो कहते हो रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसको कहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया संघट के बाद। ऐसे। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार अब लिखेंगे संवेग संरक्षण
के नियमानुसार, ठीक, संघट से पहले का कुल संवेग और संघट के बाद का कुल संवेग, तो यानी हो जाएगा m1u1 सदिश m2u2 वेक्टर और m1v1 प्लस m2v2। अब देखिए ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दिशा, एक दिशा, दो, तीन, जितनी भी चाहें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ तक ये नियम है टक्करों का। अब हम इस नियम में कुछ शर्तें लगाते हैं, एक दिशा में, दो दिशा में, तीन दिशा में, है ना। सामान्यतः हम क्या करते हैं, एक दिशा में पढ़ते हैं या फिर दो दिशा में पढ़ते हैं, और कहीं कहीं पर जब हम समझ जाते हैं कि टक्करें कैसे होती हैं, रेखीय संवेग कैसे संरक्षित रहता है, तो फिर तीनों दिशाओं में भी हम सवाल बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि मान लीजिए हम इसको एक दिशा में करते हैं, एक दिशा में हम इसको लागू कर देते हैं। तो एक दिशा में लागू करने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये वेग हैं ये एक ही दिशा में होंगे और सभी आगे की तरफ होंगे। तो मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, माना एक विमीय संघट में x अक्ष पर, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, माना एक संघट में x अक्ष पर, x अक्ष पर हम अब इक्वेशन लिखते हैं। अब क्या होगा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए m1u1 i कैप, m2u2 i कैप और m1v1 i कैप, m2v2 i कैप। अब देखिए x अक्ष पर एक ही दिशा में, एक ही विमा में सबको आगे चलते हुए मान लिया गया, टक्कर से पहले भी टक्कर के बाद भी। अगर कोई मान लीजिए विपरीत दिशा में आता है तो उसके मतलब होता है कि ये वैल्यू फिर माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी और कोई बात नहीं है। लेकिन सूत्र में वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सूत्र तो हम सामान्य लिखते हैं, बाकी जो वैल्यू होती हैं, जो मान दिए होते हैं उनको डाल देते हैं आंकिक प्रश्नों में। तो इस प्रकार देखा जाए तो आई जो है, आई कैप, वो एक ही दिशा, कौन सी दिशा मानी मैंने, एक्स अक्ष पर का सदिश निरूपण है, उसकी दिशा को बताता है। ठीक, दिशा वाला जो वेक्टर होता है उसको बताता है। अगर मैं इस समीकरण को आई कैप से भाग कर दूं तो ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। देखिए अब ये इसके ऊपर का सदिश हट चुका है क्योंकि ये एक ही दिशा में मैंने बना दिया इसको। अगर दो दिशाओं में होगा तो फिर ये समीकरण काम नहीं करेगा, फिर हमें उसके घटक बनाने पड़ेंगे और घटकों को x अक्ष पर या y अक्ष पर या z अक्ष पर मानना पड़ेगा। तो फिर हमें अलग अलग दिशाओं के या अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग विमाओं में ये समीकरण बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक, उसकी बात करेंगे, दो दिशाओं में संघट की बात करेंगे, अभी कर रहे हैं एक दिशा में। तो एक दिशा में ये चीज़ काम करती है, अब हमें इस पर विचार करना है। अब बात करते हैं एक विमीय संघट, और फिर से लिख देते हैं एक विमीय संघट, बस। और बना देते हैं टक्कर से पहले m1u1 u2u1 और ये है m2, और इधर बना देते हैं टक्कर के बाद m1v1
इसे मान लेते हैं M1 और टक्कर के बाद मान लेते हैं चल रहा है V1 से, और दूसरे वाले को मान लेते हैं V2 से, द्रव्यमान मान लेते हैं M2, है ना, ऐसे। क्लियर। अब संवेग लिखते हैं और ऊर्जा लिखते हैं। अब संवेग चूँकि तो बना रहता है, यानी M1 U1 M2 U2 और M1 V1 M2 V2, ये हो गया रेखीय संवेग, टक्कर से पहले का बराबर टक्कर के बाद का। अब बात करें ऊर्जा की। अगर ऊर्जा की हानि नहीं होती तो पहली शर्त होती है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक, तो यदि ऊर्जा की हानि नहीं होती तो क्या लिखते हैं उसको? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। ऊर्जा की हानि शून्य है। ठीक, उसमें क्या करते हैं कि जो पहले की गतिज ऊर्जा है M1 U1 का वर्ग और 1/2 M1 U2 का स्क्वायर, ये है देखिए गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले की और बाद की, बराबर होती है M1 V1 स्क्वायर और 1/2 M2 V2 स्क्वायर। यानी ऊर्जा का नुकसान नहीं हुआ, तो टक्कर से पहले की ऊर्जा, टक्कर के बाद की ऊर्जा। ठीक, अब हम करते हैं इसको, दोनों को हल करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या संबंध प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो इसको, इसका 1/2 हटा सकते हैं और M1 और M2 के नंबर एक तरफ ले सकते हैं। यानी ये 1/2 हटा दें पहले, और ये M1 के साथ में ये वाला M1 ले लें, तो ये बन जाएगा M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दूसरी तरफ M2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। तो ये समीकरण हमारे पास बन जाएगा, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, और संवेग से प्राप्त समीकरण को देखें, इसको थोड़ा ठीक करें समीकरण को, तो ये ऐसे हो जाएगी, देखो M1 U1 माइनस V1 M2 V2 माइनस U2, ये हो गई तुम्हारी पहली समीकरण, संवेग से प्राप्त समीकरण है। अब पहली समीकरण से मालूम पड़ रहा है कि M1 U1 माइनस V1 M2 V2 माइनस U2, ये पद यहाँ पर भी आएगा। क्या करें, आप इसके गुणनखंड कर दें। इसके गुणनखंड का सूत्र आप जानते हैं, A का वर्ग B का वर्ग A प्लस B माइनस A माइनस B। तो उस तरीके से देखें तो ये बन गया, M1 को जो का तो रखें, U1 माइनस V1 U1 प्लस V1 M2 V2 माइनस U2 V2 प्लस U2। इस प्रकार ये समीकरण तैयार हो गया, यानी ये दूसरा समीकरण ऐसा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये काट देंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों यहाँ से बराबर हैं। तो यहाँ से बन के जो चीज़ आ रही, देखो ये चीज़ क्या आ रही है, इससे हमें कुछ मिलेगा। ये आ रही है U1 प्लस V1 और V2 प्लस U2। तो ये आ रहा है, देखो V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2, ये आ रहा है 1 के बराबर। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ एक चीज़ आती है, ये 1 है, किसके लिए? कहता है ये 1 आता है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। और अगर इसका मान 1 से कम आता है, 0 और 1 के बीच में, तो उसे कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। V2 माइनस V1 U1 माइनस U2, फिर इसका मान लिखते हैं E। ये किसके लिए? ये है प्रत्यास्थ टक्कर। और जो E का मान है वो है 0 से बड़ा 1 से छोटा। ठीक, और अगर ये E का मान 0 आ जाए, यानी V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 बराबर 0 हो जाए, तो ये होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर।
ठीक, अब ई को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं संघट्ट का प्रत्यास्थता गुणांक। जो ई होता है इसको क्या बोलते हैं? संघट्ट का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी किस प्रकार की टक्कर है। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है तो ये वैल्यू ई का मान 1 रहता है। प्रत्यास्थ टक्कर है, ई का मान 0.5 है, 0.8 है, इस प्रकार है, 0 से 1 के बीच में है तो ये प्रत्यास्थ टक्कर कही जाती है। और मान लीजिए ई का मान 0 हो गया, V1 बराबर V2 हो जाएगा। देखिए U1 U2 0 के साथ गुणा होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 0, यानी V1 और V2 बराबर हो जाएंगे, यानी टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं मिलकर एक ही वेग से चलेंगी। ये हो गया अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इस प्रकार ये टक्करें परिभाषित होती हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से प्रत्यास्थ टक्कर मानते हुए हम V1 और V2 के मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रत्यास्थ टक्कर मानते हुए ऊपर का समीकरण काम कर रहा है। ये देखिए, ये समीकरण काम कर रहा है। E बराबर 1 के लिए, E बराबर 1 के लिए ये समीकरण काम कर रही है। अब इसमें से हम इस समीकरण को मान लें समीकरण नंबर 3 ऐसे। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से अगर देखा जाए, समीकरण नंबर 1 और 3 से, इस वाली से और इस वाली से ऐसे देखें अगर, तो हम V1 V2 के मान निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए देखें समीकरण 1 और 3 से ऐसे, तो मुझे मान लीजिए V1 का मान निकालना है तो मुझे V2 का मान रखना पड़ेगा। तो मैं देखूं यहाँ से तो V2 का मान कितना आ गया। देखिए V2 का मान आता है U1 प्लस V1 माइनस U2। ठीक, कहाँ रखेंगे इस मान को? कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर ऐसे। तो समीकरण नंबर 1 यानी ये वाली समीकरण नंबर 1 इसमें रख दें, ठीक, या फिर इसमें रख दें, किसी में भी रख दें। तो अब रखने पर क्या होगा? ये समीकरण किस प्रकार का हो जाएगा? देखिए, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वस टू M1 V1 प्लस M2, और V2 की जगह पे क्या रखा? U1 प्लस V1 माइनस U2, U1 प्लस V1 माइनस U2। इस प्रकार का ये समीकरण हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से V1 निकालना है मुझे, तो बाकी सबको मैं इधर कर लेता हूँ। देखो, M1 U1 प्लस M2 U2, और यहाँ से मैंने V1 निकालना है तो मैं M2 U1 माइनस U2 को इधर कर लेता हूँ, माइनस M2 U1 माइनस U2, और इधर मैं रखता हूँ M1 प्लस M2 को, वो आएंगे V1 के साथ में ऐसा। ठीक, ऐसा हो गया। देखिए, अब इसको हल करें तो यहाँ करेंगे, हटा देंगे इसको यहाँ से, हम देखते हैं कि V1 का जो मान है वो कितना आया। वो आया M1 के साथ क्या है? M1 U1 और प्लस M2 U2 और माइनस M2 U1 प्लस M2 U2, और इसके सारे के बटे में आ गया। देखिए, M1 प्लस M2 इस प्रकार आया। देखिए, ये M1
M2 U1 V1 के साथ में आया, M1 प्लस M2 आया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखें तो ये चीज़ आ रही है, देखो 2 बार, इसको 2 बार लिख दें और यह आ गया M1 माइनस M2, यहाँ से U1 कॉमन ले लें, यह हो गया U1 और यह हो गया प्लस 2 M2 U2 बटे M1 प्लस M2। तो इस चीज़ आ रही है, ये आ रहा है V1। तो देखिए ये V1 का मान आ गया ऐसे। इसी प्रकार V2 का मान आएगा। V2 में क्या होगा, ये नंबर इस तरीके से बदल जाएंगे, ये हो जाएगा M2 माइनस M1, ये हो जाएगा U2, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा U1, नीचे रहेगा M1 प्लस M2। तो इसी तरीके से हम V2 का मान भी लिख सकते हैं, अपने अंदाजे से हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, अब मैं V2 का मान लिखता हूँ, या तो फिर निकाल लेंगे आप, समीकरण में रख के निकाल लेंगे, या लिख देंगे डायरेक्ट V2। देखो M1 माइनस M2 है तो यहाँ हो जाएगा M2 माइनस M1, यहाँ U1 है, यहाँ हो जाएगा U2, यहाँ 2 जो का तो रहेगा, यहाँ हो जाएगा M1 U1 और नीचे रहेगा जो का तो M1 प्लस M2, यानी M1 की जगह पे M2 कर दिया और U1 की जगह पे U2 कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्या निकाला, V1 और V2 हमने निकाल लिए। ठीक, अब इसमें कुछ शर्त है, कुछ शर्तें क्या हैं, मान लीजिए ये कहता है अब शर्त लगा के बताओ, यदि M1 बराबर M2 हो और U2 शून्य हो। पहली शर्त लगाई देखो मैंने, M1 बराबर M2 हो और U2 शून्य हो। इसका मतलब यह है कि ये वस्तु कहाँ रखी हो, ये विराम अवस्था पे हो और ये दोनों के द्रव्यमान बराबर हों और ये U1 से आए, तो अब वैल्यू V2 की वैल्यू कितनी होगी या V1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो देखो इस केस में जो V1 आएगा वो कितना आएगा, V1 देखिए M1 M2 बराबर हैं, ये पद शून्य हो जाएगा, यहाँ 2M नीचे भी 2M, तो कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा, अगर शून्य है ना तो V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो U2 के बराबर आएगी ऐसे, और U2 कितना है 0 है, तो ये तो चल नहीं रहा है। एक शर्त हमने लगाई तो कितना हो गया V1, ये हो गया 0। अब अगर V2 को देखें तो V2 आ जाएगा U1 के बराबर। ठीक, यहाँ डाल के देख लो वैल्यू, M1 M2 0 हो जाएगा, U1 M1 M2 M कट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक दो वस्तुओं के, दो कणों के, दो पिंडों के द्रव्यमान समान हैं और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, एक आते हुए दूसरी से टकरा जाए तो जो पहले वाला है जो चल रहा था वो रुक जाता है, उसका सारा वेग दूसरे को प्राप्त हो जाता है, उसका सारा रेखीय संवेग दूसरे को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए ये U से U1 से चले, द्रव्यमान दोनों के समान हों, ये इससे टकराए तो ये जो इसको वेग प्राप्त होगा इसका सारा का सारा वेग इसको प्राप्त हो जाएगा, यानी ये विरामावस्था में आ जाएगा, ये उसी वेग से आगे चलना शुरू कर देगा। और शर्त क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार ये पहली चीज़ बना ली हमने। अब दूसरी शर्त लिख के बताता हूँ। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि M1 से बहुत बड़ा हो M2। ठीक, अब क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि M1 से M2 बहुत बड़ा हो। तो अब देखें V1 को बनाने की कोशिश करें तो V1 क्या बनेगी, देखो M1 से M2 बहुत बड़ा है, तो जहाँ पर M1 M2 प्लस या माइनस हुए हैं वहाँ पर M1 को छोड़ दिया जाए। अब देखो M1 को छोड़ दें यहाँ पर तो क्या बनेगा, माइनस M2 U1, यानी M1 माइनस M2। अब M1 में से M2 घटेगा तो M2 ही बचेगा क्योंकि बहुत बड़ा है, तो माइनस का M2, यहाँ पे भी प्लस 2M2 U2 और नीचे बचेगा बस एक M2, क्योंकि M1 को नगण्य मान लिया M2 की तुलना में, तो क्या बचा M2। तो कितना आ गया V1,
देखिए m2 कट जाएगा, माइनस u1 प्लस 2u2। ठीक, ये वैल्यू आ गई देखो, माइनस u1 प्लस 2u2। यानी इस केस में क्या था कि m2 बहुत बड़ा है। ठीक, तो u1 जो है, जो प्राप्त होगा वेग, वो माइनस u1 प्लस 2u2 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर m1 को बहुत बड़ा मान लें तो सारा उसी में रहेगा, इसको कुछ जाएगा ही नहीं, तो u1 और u1 बराबर v1 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमने क्या निकाला, v1, और फिर निकाल सकते हैं इसी प्रकार v2 भी। ठीक, अब अपनी मर्जी से जो भी शर्त आप लगाना चाहते हैं वो शर्त लगा करके आप हल कर सकते हैं। अब ले लें एक आंकिक उदाहरण। एक आंकिक उदाहरण इस प्रकार लेंगे कि जो आंकिक प्रश्नों में गलतियां होती हैं वो ना हो। एक हम लेंगे कि समान दिशा में है, एक लेंगे कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तब हम समझ लेंगे कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। ठीक, देखिए दो तरीक़ों से करते हैं। मान लीजिए ये वस्तु, इसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और ये जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, और ये टकरा जाती है इसी दिशा में चलती हुई 2 किलोग्राम की किसी वस्तु से जो चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, और टक्कर कैसी है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। तो टक्कर के बाद दोनों के वेग कितने होंगे ये हमें निकालना है। यहाँ पर इसका उल्टा कर देते हैं। ये वस्तु चल रही है, इसको रखते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड से ही, इसका द्रव्यमान 1 kg करते हैं, और जो दूसरी वस्तु है, दूसरा कण है, दूसरा पिंड है, उसको चला देते हैं उल्टी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से, और उसे करते हैं सेम बिल्कुल 2 kg। ठीक, यानी हमने देखा एक तरफ तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड से आएगा और इसके गति में इसके पीछे से टकरा जाएगा। एक इधर से देखा तो आमने सामने की टक्कर होगी। ठीक, आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन कॉलिजन, इसे बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने की टक्कर। दोनों में ही हमने माना कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। तो अब दोनों के वेग किस प्रकार निकलेंगे, तो संवेग अगर लिखते हैं पहले, तो संवेग लिखते हैं तो लिखते हैं दोनों एक ही दिशा में हैं। आगे की तरफ जाने वाले संवेग को क्या मानते हैं, धनात्मक। ठीक, तो देखेंगे, देखो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे m1 u1 यानी 10 प्लस m2 u2 यानी ये भी 10। टक्कर के बाद मान लेंगे 1 v1 और ये 2 v2। टक्कर के बाद इसका वेग कितना माना, आगे की तरफ माना हमने। देखेंगे अगर आया धनात्मक तो सही है, आया ऋणात्मक तो पीछे की तरफ आएगा लौट के। तो कितना मान दिया, 1 v1 और 2 v2। अब देखें इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक है, संगत का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो 1 लेना है हमें। वो कितना होता है, वो होता है v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, वो होता है e, ये रखना है 1 पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करों में। अब इसको ठीक करें तो ये हो गया v2 माइनस v1 और ये हो गया देखिए 10 माइनस 5, दोनों आगे की तरफ हैं, दोनों धनात्मक हैं। 10 माइनस 5 बराबर 1, तो ये आ गया v2 माइनस v1 बराबर 5। तो एक समीकरण हमारे पास ये है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और एक हमारे पास ये है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इन दोनों को हल करेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या निकालेंगे, v1 v2 के मान निकालेंगे। अब यहाँ से अगर देखें इस चीज़ को तो ये है v1 प्लस 2v2, इसे बाद में करेंगे, इसे ऊपर छोड़ दो, है ना, बाद में करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो v1 प्लस 2v2 ये हो गया पूरा 20,
और यहाँ पे कितना आ रहा है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, तो ऐसे लिखते हैं माइनस V1 प्लस V2, ये आ रहा है 5। अब अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो V1 कट जाएगा ऐसे, तो कितना आ रहा है 3V2, ये आ रहा है 25, तो V2 आ रहा है 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब यहाँ से V1 निकल सकता है, देखो V2 माइनस V1 कितना है 5, और V2 का मान कितना आया 25/3 माइनस V1 इक्वस टू 5। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा V1 का मान कितना आ रहा है, V1 का मान 25/3 माइनस 5, तो V1 आ रहा है 10/3 मीटर प्रति सेकंड। दोनों मान पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, इसका मतलब टक्कर के बाद भी दोनों आगे की तरफ उसी दिशा में चलते रहेंगे जिस दिशा में पहले चल रहे थे। ठीक हो गया। अब ये इसको करते हैं जो हमने उल्टी दिशा में लिया, इसमें देखें क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पॉजिटिव आता है कौन नेगेटिव आता है। अब इसमें क्या है, देखिए टक्कर से पहले हम आगे की तरफ वाली दिशा को क्या मानते हैं, इस तरफ की दिशा को हम मानते हैं धनात्मक, ये हमने मान लिया। इसका उल्टा भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली हम क्या मानते हैं, बाएं से दाएं जाने पर धनात्मक, है ना। तो पहले संवेग इसका लिखा, तो इसका संवेग कितना बनेगा 10 गुना 1, और इसका बनेगा पीछे की तरफ यानी -5 गुना 2 और 1V1 प्लस 2V2। ये इसका पहला समीकरण है। तो इसका पहला समीकरण क्या है, V1 प्लस 2V2, ये हो जाएगा 0। दूसरा होगा V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2। U1 कितना है, प्लस का 10 है, U2 कितना है, माइनस का 5 है। तो ऐसे लिख देंगे 10 माइनस माइनस 5, ये होता है 1। तो यानी आपको मिल गया V2 माइनस V1, ये मिला 15। ये पहला समीकरण बनाया और ये दूसरा बना दिया ऐसे। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, V1 प्लस 2V2, ये हो गया 0, माइनस V1 प्लस V2, ये हो गया 15। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये कटेगा पहले की तरह, ये हो गया 3V2, ये हो गया 15, तो V2 आ गया देखो 5 आगे की तरफ, 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। अगर इसको रख देंगे इसमें रख दें, आसानी से मिल जाएगा, इसमें रख दें 0 वाले में, तो कितना आ गया V1 प्लस 10 इक्वस टू 0, तो V1 आएगा -10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यानी दोनों वस्तुएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चली। एक टक्कर के बाद इधर 5 से वापस लौट गई, ये वाली टक्कर के बाद इधर 10 से वापस लौट गई, क्योंकि ये मान कैसा आया, माइनस आया। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है प्लस माइनस कैसे लगाने होते हैं। मैंने इसमें वैल्यू डाल के ये आंकिक उदाहरण आपको दिए हैं। एक विमीय संघट की हम बात कर रहे हैं। ठीक।